3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। अजमेर की राजनीति का नामचीन चेहरा भी चढ़ा कोरोना की भेंट। पूर्व विधायक, मंत्री व पीसीसी महासचिव रहे ललित भाटी का 61 वर्ष की आयु में हुआ आकस्मिक निधन। अजमेर शहर की राजनीति में कांग्रेस का सबसे प्रभावी चेहरा और व्यक्तित्व रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ललित भाटी को भी आखिर असमय कोरोना ने अपना शिकार बना लिया। बीती रात जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उन्होंने 61 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ललित भाटी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित होने की वजह से निजी अस्पताल में उपचार करा रहे थे। मंगलवार रात उनकी हालत ज्यादा खराब होने पर उन्हें संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीपी सिंह की देखरेख में अस्पताल के 5 वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। बावजूद इसके उन्हें नहीं बचाया जा सका। बुधवार रात उनका निधन हो गया। ललित भाटी अजमेर की राजनीति का जाना माना नाम थे। उन्होंने राजनीतिक जीवन में कई अहम पदों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर आला कमान और आवाम के दिलों में जगह बनाई। ललित भाटी ने 1985 में केकड़ी से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। इस दौरान सरकार में उन्हें मंत्री का दायित्व भी मिला। इसके बाद 1998 में अजमेर पूर्व की सुरक्षित सीट से चुनाव लड़े और भाजपा के श्री किशन सोनगरा को पराजित किया। वर्ष 2003 में कांग्रेस ने फिर उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार वे भाजपा की अनीता बघेल से चुनाव हार गए। वर्ष 2008 में कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया तो उन्होंने बगावत कर एनसीपी के बैनर तले चुनाव लड़ा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी, लेकिन इस बार भी भाजपा की अनीता बघेल से उन्हें हार मिली। वर्ष 2018 में एक बार फिर ललित भाटी ने कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की, लेकिन आला कमान ने उनके छोटे भाई हेमंत भाटी को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया तो भाटी ने हेमंत को चुनौती देते हुए नामांकन दाखिल किया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आग्रह पर उन्होंने अंतिम दिन अपना नामांकन वापस ले लिया। इस पर उन्हें पीसीसी का महासचिव बना दिया गया और वे अब तक इस पद पर दायित्व निभा रहे थे। ललित भाटी के आकस्मिक निधन पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त करते हुए अजमेर की राजनीति की अपूर्णीय क्षति बताया और दुख व्यक्त किया। आज अजमेर शहर को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, कांग्रेस को ही नहीं पूरे शहर को, क्योंकि पढ़ लिख कर और उसके बाद ज्ञान अर्जित कर अपनी बात को रखने वाले ऐसे नेता ललित भाटी जी का आज दुखद निधन हो गया है। वो कभी भी किसी भी चीज़ को हवा में नहीं कहते थे, वो ठोस सबूत के साथ, किताबों के साथ उस बात को रखते थे। आज के दिन मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और उनके परिवार को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। ये आज पूरे अजमेर और कांग्रेस के लिए तो दुखद घटना है ही, लेकिन अजमेर शहर के लिए भी बहुत दुखद घटना है। अजमेर को भी नुकसान हुआ है, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान हुआ है। ललित भाटी जी का निधन पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए और इस अजमेर शहर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम सब लोग इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये जो कोरोना महामारी है, इसमें आप सब देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि मास्क और बचाव जो है बीमारी से वही उपचार है, अभी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती। और सबसे बड़ी बात, जो ललित भाटी जी थे वो बहुत कद्दावर नेता थे, 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। पूरे अजमेर शहर के लोगों को इस बात को बहुत क्षति पहुंची और पूरे अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, पूरे शहर के जितने नागरिक हैं, आज ये खबर सुन के उन सबको बहुत दुख हुआ है। और इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको, उनकी आत्मा को शांति दे
और परिवारजन को दुख सहन करने की शक्ति दे। पूरा कांग्रेस परिवार, पूरा अजमेर शहर की आम जनता, सभी को इस घटना से बहुत बड़ा दुख हुआ। ये हमारे सबके लिए, अजमेर शहर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हॉराइजन हिंद भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए स्वर्गीय ललित भाटी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। चांद का दीदार कर सुहागिनों ने खोला करवा चौथ का व्रत। पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए चौथ माता से की प्रार्थना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। साल में एक बार आने वाला करवा चौथ का पर्व बुधवार को सुहागिनों ने बड़े पारंपरिक ढंग से उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। विवाहिताओं ने पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर अपने सुहाग की दीर्घायु और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। रात को चंद्रोदय से पूर्व चौथ माता की कथा कही और सुनी। भगवान गणेश और चौथ माता की आरती कर भोग लगाया गया। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर चलनी में से पति और चंद्रमा का दीदार कर उपवास खोला। कई पतियों ने अपनी अर्धांगिनी को जल पिलाकर उनका उपवास खुलवाया। विवाहिताओं ने 16 श्रृंगार कर सज धज कर पूजा की। घरों में पकवान बनाए गए। कैसे करवा चौथ का व्रत खुला, क्या आज हमको बहुत खुशी हुई है क्योंकि करवा चौथ का व्रत है। ऑब्वियसली एक हर शादीशुदा लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ही इसको पूजा जाता है क्योंकि पति की लंबी कामना के लिए व्रत रखा जाता है। और ये मेरे लिए तो आज बहुत ही खुशी का दिन रहा। मैं पूरे दिन से खुश थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। आज पूरे दिन से हैप्पी थी। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हाँ भूखे प्यासे रह के व्रत कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत खुशी हो रही थी। आज बहुत एक्साइटेड थी मैं और चाहती हूँ कि मेरे पति की लंबी खुशी हो, उनके लिए व्रत रखा है। और हम करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं कि हमारा अमर सुहागिन बना रहे। और करवा चौथ का व्रत ऑल इंडिया में किया जाता है और आज खुशी का दिन मनाया जाता है। क्या मानते हो, कोरोना काल चल रहा है तो किस तरह से आज कोरोना काल चल रहा है फिर भी वही माहौल है करवा चौथ का। तो मैडम, आज करवा चौथ का व्रत आपने किस तरीके से रखा और किस तरीके से आज आपने ये दिन निकाला है आज का? अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए हमने ये व्रत किया है करवा चौथ का। सुबह गणेश जी की पूजा की थी, उस कथा सुनी थी। उसके बाद अब पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ देकर रात को खाना खाएंगे हम सब। और अपने पति की दीर्घायु के लिए, घर में सुख शांति के लिए, संतान की कामना के लिए ये व्रत रखते हैं। और कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये इस बीमारी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके और घर में सबके घरों में सुख शांति प्यार बना रहे। मैडम, क्या महत्व होता है इस त्यौहार का? इस त्यौहार का महत्व यही है कि घर परिवार में सुख शांति रहे और अपने पति की लंबी आयु की कामना से ये व्रत रखते हैं। हम कहा जाता है कि महिलाओं के लिए बहुत किसी त्यौहार से कम नहीं होता है ये जो हाँ, का व्रत। ये त्यौहार हाँ हर महिला के लिए शुभ है। जिंदगी में जिंदगी का जो सफ़र है उसको खुशी से मनाने के लिए ये त्यौहार किया जाता है। क्यों मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत है जो क्यों किया जाता है? करवा चौथ का अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए, सुख शांति के लिए, परिवार में प्यार इज्जत बनाए रखने के लिए किया जाता है। मैडम, करवा चौथ मनाते हैं अपन जो, किस तरीके से इसका पूरा दिन निकाला आज आपने करवा चौथ का व्रत किया है? सुबह निराहार रहकर, सुबह गणपति की नहा धो करके गणपति की पूजा करके निराहार रह करके बिना जल धारण किए व्रत किया जाता है। और शाम को चंद्रमा की पूजा करके उसको अर्घ दे करके और पति के हाथों से जल पिया जाता है। इसलिए काम पर गए पति भी पत्नियों का व्रत खुलवाने जल्दी घर पहुंचे। रात 8:30 बजे जैसे ही आकाश में चंद्रोदय हुआ, सुहागिनों के चेहरे चमक उठे। कई महिलाओं ने उद्यापन भी किए। इस निमित्त 16 सुहागिनों को भोजन कराकर सुहाग की सामग्री और उपहार भेंट किए गए। कई विवाहिताओं ने अपनी शादी की पहली करवा चौथ मनाई। उनके चेहरे पर इसकी खुशी अलग ही झलक रही थी। नमस्ते, आज मेरा फर्स्ट करवा चौथ था शादी के बाद। बहुत एक्साइटेड थी, बहुत अच्छे से निर्जला फास्ट किया है मैंने करवा चौथ का। इसी के लिए आज पूरी रेडी हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है करके, बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ थकान या कुछ। अब बस पूजा की है, अब घर जाके खाएंगे। किस तरह से अभी चंद्रमा को? चंद्रमा भी यहाँ से बहुत अच्छे से दिख रहा है। अभी हमने अर्घ दिया है चंद्रमा को, परिक्रमा करी है, पूजा करी है, पूजा ख़त्म करी है अभी चौथ माता की।
चंद्रमा की, और अब घर जाएंगे। अभी बहुत अच्छे से हुआ है। आपका कुछ जी मैम, आज आपने करवा चौथ की जिस तरीके से आपने पूजा की है, और क्या महत्व रहता है इस त्यौहार का? ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है और हर साल करती हूँ और करती आगे से क्या महत्व रहता है इस त्यौहार का? अपन इस त्यौहार का हर साल अपन इंतजार करते हैं इस दिन का। इस दिन का इसलिए इंतजार रहता है कि भाई अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत करा जाता है, इसलिए इसका उपवास करा जाता है। मैडम, महिलाओं का महत्व इस त्यौहार में कुछ ज़्यादा होता है। हाँ, क्योंकि ये व्रत करते हैं अपन, ये अपने किसी फेस्टिवल या किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। हाँ, ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है एक सुहागन के लिए। हम किस तरीके से आप लोग पूजा करते हैं, किस तरीके से आप अपना पूरा दिन बिताते हैं? सुबह उठ के जल्दी नहा धो के पूजा की जाती है, फिर कहानी सुनी जाती है, फिर पूजा करके बिना पानी रह गए, और जिससे नहीं रहा जाता वो थोड़ा भाई नाश्ता करके, जैसे मेरे आज छोटी बच्ची हुई है 8 दिन की है, तो भी फिर फास्ट रखा है, तो सब कुछ देख के फिर करते हैं। किस तरीके से आपने आज ये पूरा दिन बिताया है? मैंने पूजा करके फिर थोड़ा सा भी पानी पी के और फ्रूट खा के, क्योंकि अभी बच्ची हुई है छोटी। हाँ मैडम, बताइए किस तरीके से आज आपने पूजा की है और क्या इसका उद्देश्य है? आज हमने करवा चौथ की पूजा की अपने पति की दीर्घायु के लिए, और घर में सुख शांति हो, और क्या बोलूँ, हाँ, और अपने पति की दीर्घायु की कामना की है। घर में सुख शांति हो। यह दिन हमारे लिए बहुत उत्साहित है। आज हम दिन भूखे रह के और व्रत किया है। हमको इस दिन का पूरे साल अब क्या बोल, इस दिन का हमको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये हमारे लिए किसी फेस्टिवल या त्यौहार से कम नहीं है। पूजा करी थी माता जी की? हमने सुहाग का सामान चढ़ाया और रोली मोली सिंदूर चढ़ा के और चांद निकलने के बाद में क्या किया आपने? चांद निकलने के बाद हमने अर्घ दिया चांद भगवान को, और अपने पति के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। जिन सुहागनों के पति घर से बाहर थे और घर नहीं आ सके, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पत्नी को वीडियो कॉल के जरिए दीदार दिए। पति पत्नी ने मोबाइल पर ही एक दूसरे की शक्ल देखी और करवा चौथ की रस्मों को पूरा किया। वहीं सबसे पहले चंद्रोदय का दीदार सीआरपीएफ ब्रिज से किया गया। सीआरपीएफ ब्रिज पर बड़ी संख्या में विवाहित युगल वाहनों से पूजन करने पहुंचे। ऊंचाई होने की वजह से चंद्रोदय यहां सबसे पहले दिखाई देता है, इसलिए हर साल इस ब्रिज पर विवाहिताओं की भीड़ लगती है। जी मैडम, किस तरीके से आज आपने व्रत किया था? इस दिन का अपन को सालों से इंतजार रहता है कि करवा चौथ आता है। करवा चौथ का काफ़ी क्रेज़ रहता है लेडीज़ को, और ये लेडीज़ के लिए करवा चौथ में सबसे इम्पोर्टेंट करवा चौथ का व्रत है, और ये हस्बैंड की लंबी आयु के लिए किया जाता है। मतलब किस तरीके से आपने आज का दिन बताया, पूरे दिन भूखे रह करके आपने? इसमें क्या बिना पानी पिए बिना खाना खाए पिए रहना पड़ता है। शाम के टाइम चांद को देख के और फिर अर्घ दे के फिर खाना चांद खाता है। निकलने के बाद में किस तरीके से आपने चांद की पूजा की है, अपने पति की पूजा की आपने? हाँ, इसमें पति की पूजा की जाती है। चलनी लेके, दीपक लेके, चलनी की ओर से चांद को देख के और फिर हस्बैंड का चेहरा देख के व्रत खोला जाता है। मतलब क्या महत्व रहता है इस त्यौहार का? ये सुहाग का लंबे आयु के लिए बोला जाता है कि इसमें हस्बैंड की आयु के लिए किया जाता है। ये लंबी आयु निकलने के बाद में आपने किस तरीके से रिवाज के हिसाब से आपने पूजा की चांद की अपने? इसमें करवे से पहले अर्घ देते हैं, फिर चांद को दीपक से ओट में और देखते हैं, और उसके बाद में हस्बैंड का चेहरा देख के ये व्रत खोलते हैं। करवा चौथ पर्व मनाने के लिए महिलाओं ने एक दिन पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। महिलाओं ने सौंदर्य प्रसाधन खरीदे तो वहीं हाथों पर मेहंदी लगवाई और ब्यूटी पार्लर में जाकर 16 श्रृंगार किए। दिन भर सज धज कर रात को चंद्रोदय का इंतजार करती विवाहिताओं को आखिर रात 8:30 बजे चंद्र भगवान ने दर्शन दिए और उनके निर्जला उपवास का अंत हुआ। इस मौके पर सभी ने कोरोना के खात्मे की प्रार्थना भी की। आज मेरा शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पति की उम्र की कामना करते हुए हम लोगों ने कोरोना के लिए भी कामना कर रहे हैं। कैसे पूजा करी क्या? सुबह से निर्जला व्रत रहे हैं और शाम को ये तैयार होकर चांद निकले तो अर्घ देने के लिए आए हैं। और क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। क्या मानते हो कोरोना काल चल रहा है तो क्या? कोरोना काल चल रहा है, पतिदेव जी लोग यहाँ नहीं है, हम लोग पूजा कर रहे हैं फोटो देख करके। और क्या सुनना चाह रहे हैं? न्यायालय ने डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश।
27 अक्टूबर को जेएलएन अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी प्रभास भटनागर की मृत्यु। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। 27 अक्टूबर को जेएलएन अस्पताल में इलाज के दौरान हुई प्रभास भटनागर की मौत के सिलसिले में न्यायालय ने इलाज कर रहे डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवादी सरिता भटनागर के वकील एडवोकेट जिनेश सोनी ने बताया कि न्यायालय ने इस प्रकरण में आईपीसी की धारा 304, 304A, 385, 504, 506 सहित अन्य धाराओं में आरोप पंजीकृत करने के निर्देश संबंधित सदर कोतवाली थाना पुलिस को दिए हैं। साथ ही एडवोकेट जिनेश सोनी द्वारा न्यायालय से इलाज के दौरान लिखे गए इलाज के पर्चे भी मुवक्किल को दिलाने की अपील की, जिस पर भी न्यायालय ने आदेश पारित किए हैं। गौरतलब है कि प्रभास भटनागर प्रकरण में रेजिडेंट डॉक्टर्स 5 से 8 नवंबर तक 2 घंटे के कार्य का बहिष्कार का निर्णय ले चुके हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अब बताइए विजी, क्या मामला था आज, क्या था आपको? इसमें दिनांक 26/9/2020 को एक व्यक्ति जिसका नाम प्रभास भटनागर है इलाज के लिए भर्ती हुए। इलाज चलता रहा। 27/10/2020 को इनको आईसीयू से नीचे शिफ्ट किया गया। उस समय इनकी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि हम इलाज कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। फिर भी जो इनके रिलेटिव थे, जो इनकी वाइफ थी, काफ़ी चिंतित थे कि इलाज सही नहीं हो रहा है। तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि हमें ऑक्सीजन लगाना होगा। हमने कहा लगाइए। आपने सिलेंडर लगाया, सारे सिलेंडर जो है वहाँ खाली थे। हमने इस पर आपत्ति करी तो डॉक्टर ने काफ़ी हंगामा करा, हमसे जो है वो गाली गलौज करी, हमारे साथ जो है मारपीट की गई। अल्टीमेटली इन सब बातों को लेकर जब हंगामा हुआ तो पुलिस और मीडिया जो है मौके पर आई, बात को समझाया गया, सुलझाया गया और ये दोनों पक्षों में लिखित में तय हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके बाद डॉक्टर खुशबू ने झूठे आरोप लगाते हुए मेरे क्लाइंट को बदनाम किया और उन्हें इस तरह से हैरेस किया कि एक तरफ उनके पिता की लाश पड़ी हुई है और ऑन द कॉन्ट्ररी थाना कोतवाली ने उनके बच्चे को, जिनका नाम अनमोल भटनागर है, उनको अरेस्ट कर लिया और उनके जो रिलेटिव हैं उनको बार बार थाने बुलाकर हैरेस किया गया, परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। इस सब बातों को लेकर हमने कोर्ट में गिस्तागासा किया। हमारा कोर्ट से ये कहना है कि डॉक्टर खुशबू और उनके सहयोगी स्टाफ द्वारा मिलावक्ती से, धोखाधड़ी की नीयत से सबसे पहले पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स को जो है हड़प कर लिया। उसका ये मेडिकल राइट है कि डॉक्यूमेंट्स जो है उसको दिए जाएं। इसके अलावा इलाज में लापरवाही करी, इंटेंशन रखते हुए गलत सिलेंडर लगाए गए, पेशेंट का मास्क जो है रिमूव किया गया। इस पर न्यायालय द्वारा सेक्शन 304, 304A, धारा 385, धारा 406, धारा 411, 504, 506 में डॉक्टर खुशबू और उनके सहयोगियों के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। आज क्या था कोर्ट ने इसमें आदेश दिए हैं। अब पुलिस जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा पुलिस के जो है क्या फाइंडिंग रिकॉर्ड पर आती है। मामला था किस तरह से? मैं सरिता भटनागर, मेरे पति की हत्या की गई है। मेरे पति की हत्या की, मेरे पति 1 महीने से आईसीयू वार्ड में एडमिट थे। जब उनको नीचे शिफ्टिंग किया गया था, उनको वेंटिलेटर मशीन और गैस सिलेंडर पे उन पर था, लेकिन गैस सिलेंडर खाली होने की वजह से उनकी हत्या की गई और इस हत्या की साजिश में डॉक्टर खुशबू तथा अन्य लोग शामिल हैं। और जब उनका हालत ऑक्सीजन गैस लगाए हुए सिलेंडर लगाए गए तो सिलेंडर तीनों खाली थे। पहली बार सिलेंडर लगाया तो वो भी खाली था, दूसरे लगाए वो भी खाली था, तीसरा लगाया वो भी सिलेंडर खाली था। हमारी आपत्ति करने पर वेंटिलेटर मशीन भी ख़राब थी। जब हमने उनको बोला कि डॉक्टर साहब इनके हाथ पैर काँप रहे हैं और इनकी आँखें चढ़ रही है, ठंडे पर कुछ करो, तो हमने विरोध करने के लिए कहा तो उन्होंने उनका मास्क हटा के एक तरफ रख दिया। इसमें उनका डॉक्टर के साथ में जो और भी अन्य स्टाफ करते वो भी पूरा सहयोग कर रहे थे, पूरा सहयोग करते थे। इसमें हत्या की गई है। मुझको तो इसके बाद में न्याय चाहिए, मुझे और कुछ नहीं कहना, क्योंकि मेरे पति जो अभी चल रहे थे और मेरे घर में पति के अलावा कोई भी नहीं था। रोज़ कमाते थे, उन्हीं से मेरा घर चलता था। बच्चे की परवरिश भी नहीं पड़ी है और मैं भी हाउस वाइफ थी, मैं कुछ नहीं थी। मेरे घर में कहाँ चूल्हा जलेगा। मुझे न्याय चाहिए और मेरे पति की हत्या की गई है, हत्या के मुझे करनी चाहिए। और डॉक्टर लोग जानते थे कि गैस सिलेंडर खाली है, वेंटिलेटर मशीन खराब है, उसके बावजूद भी शिफ्टिंग में इन्होंने जानबूझ के सब काम किया। और इसमें डॉक्टर खुशबू का तो काफ़ी गहरा हाथ है और डॉक्टर उसके सहयोगी से सब काम हुआ है। अमर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में हुई लाखों की मोबाइल चोरी का खुलासा।
चोर को सदर कोतवाली थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने माल सहित किया गिरफ्तार। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत दौलत बाग के सामने अमर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पर स्थित सरोज टेलीकॉम और वन प्लस के शोरूम से 29 अक्टूबर को हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में सदर कोतवाली थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए चोर को चुराए गए लगभग 5 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट सहित गिरफ्तार कर लिया। सदर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान ने बताया कि अमर प्लाजा में शॉप संचालक शहजाद और रवि कुमार ने थाने पर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया था कि सीसीटीवी में कैद चोर ने बड़े इत्मीनान से लाखों रुपए के मोबाइल और एसेसरीज को चुरा लिया है। जिस पर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देश पर सदर कोतवाली थाना पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस की मदद से चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी मुंबई के ठाणे का रहने वाला अब्दुल इद्रिस है, जिसने पूछताछ में चोरी करना कबूल कर लिया है। उसके पास से चुराया गया 5 लाख रुपए का स्पेयर पार्ट्स भी बरामद कर लिया गया। आरोपी अब्दुल इद्रिस जियारत के लिए अजमेर आया था और इस दौरान अजमेर में 6 दिन तक रुककर उसने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को रिमांड पर लेकर और भी मामलों का खुलासा करने की कोशिश की जाएगी। सर, किस तरह की कार्रवाई की है और किसको पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? 31 अक्टूबर को श्री शहजाद व रवि कुमार ने एक रिपोर्ट दी थी कि अमर प्लाजा में उनकी मोबाइल रिपेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, जहां से अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल पार्ट्स, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो उनके काम आते हैं रिपेयर में, उसकी चोरी कर ली गई है। जिस पर उच्च अधिकारियों के निर्देश के प्राप्त होने के पश्चात एक टीम का गठन किया गया, जिसमें स्पेशल टीम पुलिस थाना कोतवाली की टीम भी शामिल थी, जिन्होंने आसूचना व तकनीकी आधार पर अपना अनुसंधान किया और उसके पश्चात आरोपी अब्दुल इद्रिस जो मुंबई का रहने वाला है, उसको मैं माल के गिरफ्तार किया और आगे अब हम जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको अंजाम दे रहे हैं। करीबन कितने लाख की चोरी थी? ये करीब 5 लाख के आसपास के सारे पार्ट्स वगैरह जो आइटम थे वो करीब 5 लाख के आसपास थे और सभी हमने वापस बरामद कर लिए। इसके अलावा और भी कोई शामिल है या कोई और? नहीं, इनसे हमने अभी तक जो पूछताछ की है उसमें इसने अकेले ही वारदात करना कबूला है और ये सब सामान जो पार्ट्स, छोटे पार्ट्स हैं, जो बैग में डाल के ये लेके गया था। अजमेर में और भी कहीं वारदात को अंजाम देना है, पहले कोई पूर्व में? अभी हमारा अनुसंधान चल रहा है। इसने पूर्व में अभी तक जो बताया मुंबई में ही कोई छोटे मोटे मोबाइल की चोरी की थी, उसके अलावा कोई नया तथ्य अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। सर, कहाँ का रहने वाला है? ये मुंबई ठाणे का रहने वाला है और वहीं अपने परिवार के साथ रहता था। ये जियारत के लिए यहाँ आया था, यहाँ 4-5 दिन तक अजमेर में रुका और उसी दौरान इसने दिन के समय इस स्थान को चिन्हित किया और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ इतनी पुख्ता नहीं थी, इसलिए इसने यहाँ चोरी को अंजाम दिया। दिल्ली साकेत न्यायालय से आए दल ने नकली दवाइयों के जखीरे पर मारा छापा, किया सीज। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास श्री विनायक बॉयज हॉस्टल में संचालित हो रहा था पौरुषवर्धक नकली दवाओं का कारखाना। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। लंबे समय से अजमेर में पौरुष जीवन नामक पावर वर्धक आयुर्वेदिक दवा के नकली निर्माण की शिकायत पर दिल्ली के साकेत न्यायालय से जिला जज द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर एडवोकेट मयंक मैनी के नेतृत्व में आए दल ने आज इंजीनियरिंग कॉलेज के पास श्री विनायक बॉयज हॉस्टल पर छापा मारकर भारी मात्रा में बनाई जा रही पौरुषवर्धक नकली दवाओं का जखीरा बरामद किया है। स्थानीय पुलिस की सहायता से कार्रवाई को अंजाम देते हुए कंपनी को सीज कर दिया गया। मयंक मैनी ने बताया कि पौरुष जीवन नामक कैप्सूल जो कि ताकत बढ़ाने के नाम पर बिकता है, उसे नकली आयुर्वेदिक दवाओं से यहां बनाया जा रहा था। कंपनी में सरकार की गाइडलाइन का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। ऐसे में कंपनी को सीज कर माल बरामद कर लिया गया। आगे न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जी सर, मेरा नाम एडवोकेट मयंक मैनी है।
मुझे दिल्ली के साकेत न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने लोकल कमिश्नर नियुक्त करके मुझे यहाँ भेजा था, क्योंकि एक दावा डला था जिसमें पौरुष जीवन के नाम से कैप्सूल आती है, उनका दावा था कि वो नकली सामान यहाँ पर बड़ी भारी मात्रा में बेचा जा रहा है और बनाया जा रहा है। उस चक्कर में आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर पुलिस सहायता के साथ आई और हमने यहाँ आके पूरा चेक करा है, तो भारी मात्रा में नकली दवाइयाँ, आयुर्वेदिक कैप्सूल और उसके प्रोडक्शन आप पीछे देखेंगे, ये बॉयज़ हॉस्टल में प्रोडक्शन सारी हो रही थी और बेचा जा रहा था, जिसको अभी हमने पुलिस की सहायता से सीज़ करा है। आप कहाँ से आए थे, क्या प्रावधान है? हाँ जी सर, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में साकेत कोर्ट ने मुझे नियुक्त करा है। मैं वैसे दिल्ली हाई कोर्ट में एज प्रैक्टिसिंग वकील हूँ और मुझे ड्यूटी के साथ कोर्ट ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के यहाँ भेजा था। हाँ जी, हाँ जी, अजमेर भेजा था। एक एड्रेस उनको मिला था, श्री विनायक बॉयज़ हॉस्टल नियर इंजीनियरिंग कॉलेज, और वहाँ पर हमें बड़ी मात्रा में सामान मिला और हमने सीज़ करा है। प्रदेश भर में 6, 7 और 8 नवंबर को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। परीक्षा की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस लाइन में दिया गया अंतिम प्रशिक्षण। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर तय समय से आधा घंटे पहले ही पहुंचकर प्रवेश लेना होगा। कोरोना महामारी के नियमों की पालना करनी होगी। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते वक्त नियमों की पूरी जानकारी कर लें, ताकि किसी को परीक्षा के दौरान कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि 40 स्थान वाले कक्ष में 20 परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा देनी है। अजमेर में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आज पुलिस लाइन में परीक्षा केंद्र संचालकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। 6, 7 और 8 नवंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक 2 पारियों में परीक्षा होगी। गुर्जर आंदोलन और कोरोना महामारी के बीच जिला पुलिस को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराना चुनौती भरा काम है, पर पुलिस ने परीक्षा सुरक्षित और शांतिपूर्ण कराने की समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं। सर, किस तरह के आज एग्जाम को लेकर? ये कांस्टेबल भर्ती एग्ज़ाम है जो 6, 7, 8 को होनी है। तो इसके लिए आज सभी केंद्र प्रभारी जो कार्य करवा रही है, वो कंपनी के प्रभारी सेंटर के और हमारे पुलिस की तरफ से जो लगाए गए हैं, उनकी एक मीटिंग लेके कोई भी जो कमियां अगर कोई रही हैं तो उस संबंध में डिस्कस करने के लिए एक बुलाई गई थी। इस संबंध में हो गई है वार्ता, सभी इंतजामात माकूल हैं और उम्मीद है कि एग्ज़ाम है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो। कितने दिन तक चलेंगे? ये 3 दिन का है, 6, 7 और 8 को है। 2 पारियों में, टोटल 6 पारियों में है। सुबह 9 से 11 है और 3 से 5 है। अभ्यर्थी को कितने बजे आना पड़ेगा? रात सुबह 7 बजे पहुँचे, यानी 2 घंटे पहले, और उसी तरह शाम वाले में है 12 बजे। किस तरह से कोविड को लेके बिल्कुल इंतजाम किए गए हैं। मेडिकल लिस्ट का लिखा गया है कि वो उपलब्ध करवाएगा। सारा जो सैनिटाइजिंग का काम है उनके लिए लिखा गया कलेक्टर साहब के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। आवासीय स्वीकृति के बाद व्यावसायिक निर्माण करने पर निगम के दल ने भवन को किया सीज। वैशाली नगर मित्रनगर में मुमताज ने G+1 आवासीय भवन को बनाया कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। अजमेर नगर निगम ने आज वैशाली नगर मित्रनगर में नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देश पर अवैध रूप से बनाए गए व्यावसायिक भवन को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया।
निगम अधिकारी ने बताया कि निर्माणकर्ता मुमताज के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। उसने G+1 का स्वीकृत नक्शे के बाद सेटबैक को डबल करते हुए व्यावसायिक निर्माण करा लिया, जिसमें 4 बड़ी दुकानें और एक हॉल भी बनाया गया। कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब अतिक्रमी मुमताज द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया तो आयुक्त के निर्देश पर आज 4 बड़ी दुकानों के साथ ही हॉल को भी सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मकान मालिक मुमताज को 10 दिन के अंदर कागजात सहित निगम में उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं। ये वैशाली नगर में जो मित्र नगर है वहाँ पर मुमताज पुत्र स्वर्गीय श्री सुल्तान जी के नाम से एक शिकायत चल रही थी लंबे समय से, और इनका G+1 का अवैध निर्माण था जिसमें ADA का 103 गज का पट्टा जारी किया गया था और इनके पास 62 गज की एक रजिस्ट्री भी थी जो कि आवासीय संपत्ति थी। लेकिन उस पर संपूर्ण सेटबैक कवर करते हुए G+1 की इनका कमर्शियल इनका निर्माण था। इस कारण से इनको पहले राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत इनको नोटिस जारी किए गए थे। उसके पश्चात इनकी सुनवाई भी की गई थी, परंतु ऐसे कोई ठोस दस्तावेज ये लोग प्रस्तुत नहीं कर सके कि इनका कोई कमर्शियल जो निर्माण है वो नियमानुसार हो। ऐसा कोई भी इन्होंने डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। इस कारण से आयुक्त महोदय के आदेशों की पालना में आज इस संपत्ति को हमने सीज किया है। इसमें वो नीचे 4 बड़ी दुकानें थी, ऊपर भी एक बड़ा हॉल है, इसको हमने आज सीज किया है नगर निगम की टीम। रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदूवादी संगठन हुए एकजुट। जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। बुधवार को महाराष्ट्र की पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी को उनके घर से अल सुबह जबरन गिरफ्तार करने के मामले में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने किसी पुराने बंद पड़े मामले में, जिसमें पूर्व में FIR लगा दी गई है, उस मामले में दोबारा से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि अर्नब गोस्वामी राष्ट्रवादी विचारधारा के होने के चलते मुंबई के पालघर हमले में साधु संतों की हत्या के खिलाफ, बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के खिलाफ और हाल ही में बॉलीवुड के ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज उठाते रहे, जिसके चलते महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस और NCP की खिचड़ी सरकार उनके घोर विरोधी हो गई और उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर दबाव डालकर येन केन प्रकारेण अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए, जिस पर पुलिस को अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार करना पड़ा। गुरुवार को अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री उदय सिंह शेखावत और महानगर सह मंत्री रविंद्र सांखला के नेतृत्व में ABVP के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किए जाने की निंदा करते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस सरकार ने मिलकर जो अपने अर्नब गोस्वामी जी को गिरफ्तार किया है उसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार अगर काम करेंगे तो कांग्रेस सरकार से आज वो रवैया अपनाने को कर रही है जैसे कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय अपनाया था। इसी कारण से आज विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब को ये कहा है, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा है कि आप इस पर उचित से उचित कार्रवाई करें। अजमेर महानगर में अर्नब गोस्वामी को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। जो वहाँ की महाराष्ट्र सरकार है, जो कांग्रेस और शिवसेना के मिला के बनाई हुई जो सरकार है गठबंधन की, उसको आज वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर आना इतनी हत्या कर रखी है जिससे कभी कभी किसी का कोई लेना देना नहीं, उस मैटर में उसको उठा के डाल दिया, जबकि उनका कोई इस विषय में कोई ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है उनका। और लगातार नई नई बातें आती जा रही है महाराष्ट्र सरकार से, या तो उन्हें सुधार है नहीं तो इस्तीफा दे सकती है अपनी वो सरकार। इसी तरह बजरंग दल महानगर द्वारा भी
महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बजरंग दल के महानगर सह संयोजक दिलीप सिंह गौड़ ने बताया कि राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ सेकुलर सरकार जो कांग्रेस की सरपरस्ती में चल रही है, राष्ट्रवादी मानसिकता वाले लोगों पर जबरन प्रहार कर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जिसे देश का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में पूरे देश भर में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती तब तक सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। महाराष्ट्र के अंदर अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार ने अपनी प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार एक पुराने फर्जी मामले को, जिसमें उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है, उन्हें गिरफ्तार किया गया और लगातार उनके ऊपर कोई ना कोई आक्षेप वो डाल रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सनातन धर्म और इस प्रकार के जो पालघर में चाहे वह हत्या को लेकर कोई मामला हो, चाहे और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मामला हो, वो लगातार सरकार का खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और वह एक राष्ट्रवादिता और एक राष्ट्रवादी चैनल के पत्रकार के रूप में उभर कर आ रहे हैं, जिससे सरकार को अपने डर सता रहा है सरकार जाने का। और जनता में कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी के लिए नंबर 1 न्यूज़ चैनल बनने का भी एक खतरा सा है। इसी का ध्यान में रखते हुए आज बजरंग दल अजमेर महानगर की तरफ से हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया है और इस मामले में राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेते हुए तथा केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन किया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ खोला मोर्चा। अजमेर में लगातार हुई 3 महिलाओं की हत्या को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की संभाग प्रभारी वनीता जैमन ने बताया कि अजमेर में लगातार 2 दिनों तक 2 महिलाओं की मौत के बाद तीसरे दिन नसीराबाद में एक युवती को मारकर जला दिया गया। ऐसी विभत्स घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस ओर कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहा। प्रदेश में बलात्कार और हत्याओं का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। सुरक्षा नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। इन सब विषयों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। यदि जल्द ही इन पर अंकुश नहीं लगा तो भाजपा महिला मोर्चा पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बहनें कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए। जिस तरह से पिछले दिनों में अजमेर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं का मर्डर हुआ जा रहा है, महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, सरकार सो रही है, वो देख नहीं रही है। लोगों में पुलिस का भय खत्म हो गया है। तो आज हम ये ज्ञापन देने आए हैं। कल ही की घटना है, 17 साल की बच्ची को मारकर जलाया गया है। ऐसी घटनाएं जब होती है, लोगों के मन से पुलिस का भय खत्म होता जा रहा है। तो हमारी मांग है, ये सरकार जो सो रही है, इस सरकार को जगाने के लिए आए हैं। अजमेर को छोड़ भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहां महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार नहीं हो रहे। तो हम एक तो ज्ञापन देने आए हैं सरकार की बर्खास्तगी मांग करके, साथ ही पुलिस प्रशासन से ये कहने के लिए कि आपका जो भय खत्म हो गया है, आप उसको लोगों के बीच में आइए, लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए। साथ ही जो ये ऐसी घटनाएं करते हैं, उनको तुरंत कार्रवाई करके जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको जेल हो या जो भी सजा हो उनके साथ हो। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीमा गोस्वामी ने बताया कि महिला मोर्चा प्रदेश भर में महिलाओं की आवाज बनकर शासन प्रशासन तक उनकी बातों को पहुंचाने का काम करता है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, व्यभिचार और बलात्कार बढ़ रहे हैं, उन्हें लेकर महिलाओं में बड़ी चिंता है। महिलाओं और युवतियों को सुरक्षा मिले, इसे लेकर मुख्यमंत्री से मांग की गई है।
आज भाजपा महिला मोर्चा द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो पिछले 5 दिन में अजमेर शहर में जिस तरह से 3 महिलाओं की हत्या हुई है, तो उसी का हम ज्ञापन देने आए हैं कि भाई महिलाओं की सुरक्षा के लिए आखिरकार प्रशासन कहाँ जगा हुआ है, कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। हमने पिछली बार भी कई बार कांग्रेस सरकार को हमने ज्ञापन दिया, अवगत कराया है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जगह जगह महिलाओं के साथ में बलात्कार होते हैं, रेप कांड होती है, उनकी हत्याएं हो जाती है। तो ये जो घटनाएं हैं ये कब बंद होंगी, इसी के लिए हमने ज्ञापन देने आए कि भाई इन घटनाओं को त्वरित कार्रवाई करते हुए रोका जाए और इसको पाबंद किया जाए कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के लेके और ये अपराध बढ़ रहा है, उस अपराध को किस तरह से कम करना है, ये प्रशासन को हम अवगत कराना है कि ज्ञापन देना है कि भाई आप कुछ तो कीजिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाएं कहीं बाहर भी नहीं निकल सकती। आज की तारीख में महिला अगर बाहर निकलती है तो डरती हुई निकलती है कि हम सुरक्षित वापस घर पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो कांग्रेस सरकार कर क्या रही है आखिर? तो हमने इसीलिए आज ज्ञापन दे रहे कि भाई महिलाओं की पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाए और जो घटनाएं घटित हुई है, जो महिलाओं की हत्या हुई है, उन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जिला परिषद व पंचायत चुनाव में बेहतर रहेगा कांग्रेस का प्रदर्शन। जिला प्रभारी व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कार्यकर्ताओं से मिलकर लिए आवेदन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। राज्य में हुए निकाय चुनाव के बेहतर नतीजे आने से कांग्रेस में हर्ष की लहर है। निकाय चुनाव में भाजपा को हराकर कांग्रेस ने अपना बोर्ड बनाकर सीएम अशोक गहलोत की सरकार के जनहितकारी निर्णयों को स्वीकारा है। इसी तरह जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार पंचायत राज चुनाव 2020 के लिए लगाए गए पर्यवेक्षक राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया ने पंचायत समिति जवाजा के 19 वार्डों का जिला परिषद अजमेर के अंतर्गत आने वाले 4 वार्डों के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जवाजा के कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ कांग्रेस जनों और पार्टी की विचारधारा के सरपंचों से रायशुमारी कर जानकारी प्राप्त की। साथ ही जीतने वाले आवेदकों के बारे में भी वरिष्ठ कांग्रेस जनों से मंत्रणा की। प्रमोद जैन भाया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों पंचायत राज संस्थाओं में ग्रामीण विकास के लिए किए गए कार्यों, कोविड-19 में सरकार द्वारा आमजन के हितों के लिए उठाए गए कदमों तथा आने वाले वर्षों में सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देकर ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताकर पंचायत समिति जवाजा में कांग्रेस का प्रधान बनाने और अजमेर में पार्टी का जिला प्रमुख बनाने के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए संगठित रहने की सीख दी। भाया ने टिकट मिलने वालों को भी नसीहत दी है कि टिकट मिलने के बाद सबको साथ लेकर चलें। भाया ने बताया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर हाल में गाँवों का विकास चाहती है। इसी कड़ी में वर्षों बाद पहली बार जवाजा पंचायत समिति में एक साथ 10 नई ग्राम पंचायतें बनाकर अपनी मंशा साफ कर दी है और इसी का परिणाम है कि गत पंचायत राज के सरपंचों और वार्ड पंचों के चुनाव में वर्षों बाद पार्टी की विचारधारा के अधिकतर सरपंच और वार्ड पंच जीतकर आए और प्रदेश में सरकार बनने के बाद से ही आमजन के प्रत्येक कार्य हाथों हाथ करवाकर राहत देने का प्रयास विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। इस मौके पर कांग्रेस नेता पारस पंच, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, जवाजा के पूर्व अध्यक्ष भगवान सिंह कड़ीवाल, सभापति प्रत्याशी गोविंद पंडित, मेघराज बोहरा, आनंद सिंह सुरड़िया सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब से सरकार आई है तब से लेकर अभी तक हमने कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, करोड़ों रुपए की पेनल्टी बनी और जहाँ तक अवैध खनन का है तो पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उनके समय ये एक फोड़े के रूप में विकसित हुआ और उन्हीं के राज में इसने कैंसर का रूप धारण किया। तो जब कैंसर कोई चीज़ बन जाती है तो इसका इलाज करने में समय जरूर लगता है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए काफ़ी सजग है और हमारा विभाग भी पूर्ण रूप से उनकी भावनाओं के अनुरूप सजग है। और जो आपने बताया ब्यौर के बारे में तो आप मुझे लिखित में दें तो निश्चित मैं कार्रवाई करूँगा। अधिकारी के इन्वॉल्व होंगे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ। आरके
पुरम विकास समिति के बाशिंदों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। पिछले 15 वर्षों से रह रहे लोगों को एडीए अतिक्रमी घोषित कर भेज रहा है नोटिस। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। फैसागर रोड, बीके कॉल नगर, आरके पुरम विकास समिति के बैनर तले यहां रह रहे बाशिंदों ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा को ज्ञापन देकर एडीए को पाबंद करने और क्षेत्रवासियों को राहत दिलाने की मांग की है। कॉलोनी के राजीव जोशी ने बताया कि वे लोग यहां पिछले 15 सालों से रह रहे हैं। कॉलोनी में लगभग 200 मकान बने हुए हैं, जिनमें बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाएं भी सरकार की ओर से मुहैया कराई गई हैं। बावजूद इसके एडीए बाड़ी नदी पर अतिक्रमण करने का हवाला देकर यहां रह रहे लोगों को अतिक्रमी मानते हुए उनके मकानों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस भेज रहा है, जिससे कॉलोनी में रह रहे लोग अवसादग्रस्त हो रहे हैं। लिहाजा जल्द से जल्द जिला प्रशासन इस मामले में लोगों को राहत प्रदान कराए। इस संदर्भ में मेरा नाम राजीव जोशी है, मैं आरके पुरम कॉलोनी से हूँ। हमको एडीए द्वारा नोटिस दिए गए हैं बाणी नदी दूध क्षेत्र के चक्कर में, जबकि हमारी कॉलोनी पूरी विकसित कॉलोनी है। 200 मकान हैं वहाँ पे, 60 फीट रोड है, पानी की पाइपलाइन है, बिजली के पूरे खंभे लगे हुए हैं, पोल लगे हुए हैं, सब पे लाइटें हैं। पूरी तौर पे विकसित कॉलोनी है वो, और 15 साल से हम वहाँ निवास कर रहे हैं। सबके रजिस्ट्रीदा मकान है, सब पूरा विकसित है कॉलोनी। उसके बावजूद एडीए वाले ने हमको नोटिस दिए हैं। हम आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, पूरी कॉलोनी वाले। कलेक्टर साहब तो थे नहीं, अतिरिक्त कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, और हमारी तो यही दरख्वास्त है कलेक्टर साहब से, अतिरिक्त कलेक्टर साहब से, कि वहाँ आके एक बार निरीक्षण करें, गौ का मुआयना करें और उसके बाद वास्तविक स्थिति देखें। मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं की कराई पालना। विधानसभा में मास्क की अनिवार्यता पर विधेयक हुआ पारित। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही कमी आ रही है, पर इसके संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार से लेकर उपखंड स्तर तक जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। एक और जहां प्रदेश की विधानसभा में मास्क की अनिवार्यता को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया, तो वहीं जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी आमजन को मास्क की अनिवार्यता का संदेश दे रहे हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर में गुरुवार को उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ की सदारत में पुष्कर के विभिन्न सरकारी महकमों ने जन जागरूकता रैली में शिरकत की। रैली में नगरपालिका, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, उपखंड एवं तहसील सहित अन्य सरकारी महकमों के एहलकार शामिल हुए। जन जागरूकता रैली कस्बे के गुरुद्वारे से शुरू होकर उपखंड कार्यालय पर संपन्न हुई। रैली के दौरान राहगीरों को मास्क भी वितरित किए गए। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि फिलहाल कोरोना के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई है, ऐसे में मास्क ही इससे बचाव का सबसे उपयोगी एवं महत्वपूर्ण उपाय है। इसी संदेश को आमजन तक पहुंचाने के लिए आज कोरोना जन जागरूकता रैली निकाली गई। ये राजस्थान सरकार का जो जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है, जो कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क लगाएं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। और इसी क्रम में हम लगातार विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे प्रमुख अभी हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो है जन जागरूकता रैली। तो इसी क्रम में आज हमने सभी उपखंड प्रशासन पुष्कर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी एक सामूहिक रैली का आयोजन एक बार पुनः किया गया, और उसके माध्यम से लोगों को मास्क लगाने का अनिवार्यता के जो उसकी महत्ता है उसको समझाया गया। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं
कि अभी जब तक इसकी कोरोना की कोई दवाई नहीं आती है तो मास्क ही एक वैक्सीन है, तो उसी के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, लोगों को मास्क पहनाने की आदत डेवलप करना, इसी क्रम में एक ये प्रयास है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।